हेलो फ्रेंड, मैं हूं शोएब और आज हम इस वीडियो में स्कीमेटिक का पार्ट 3 देखने वाले हैं। क्योंकि हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड किया था वीडियो पे यूट्यूब पे। तो हमने ये पार्ट 3 बनाने का सोचा है। तो पार्ट 3 में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पार्ट 2 को स्टॉप किया था, एंड किया था। ठीक है, तो मैं स्कीमेटिक मैंने ओपन कर रखा है जहाँ से हमने स्टॉप किया था। तो वो हमारा PCH का ब्लॉक था जहाँ से PCH की जो सर्किट था वो स्टार्ट होने वाली था, जो कि हम पेज नंबर 13 पे थे। तो पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि कैसे PCH की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट हम नहीं देखेंगे, हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्योंकि अगर मैं रिक्वायरमेंट पे जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। मैं अगर कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूँ तो आप हर स्कीमेटिक को बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं और उसे अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये PCH है। PCH के ऊपर कैसे मेरे को पता चला, तो आपको साइड में आना है, कोने में कॉर्नर में जहाँ पे लिखा है PCH 1 से लेके 8 ब्लॉक्स मतलब पार्ट्स में दिया गया है। ये साटा के बारे में बात किया जा रहा है पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर। HDA का मतलब होता है हाई डेफिनेशन ऑडियो। जो आपका स्पीकर चलता है उसका कंट्रोल भी आपके PCH में होता है, जो कि HDA इंटरफेस से कनेक्टेड होता है। SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस जो कि बायोस की लाइन होती है। और LPC एक लो पिन काउंट जो कि आपका PCH और IO के बीच की कम्युनिकेशन इंटरफेस लाइन होती है ना। तो इस चार चीज़ के बारे में इस पेज के ऊपर बात किया जा रहा है। क्योंकि जैसे आपको CPU के बारे में बताया था कि CPU में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उसी तरह PCH के अंदर भी अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग सर्किट को कंट्रोल करने वाले डब्बे बने हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे PCH के बारे में। तो PCH के अंदर देख सकते हैं कि जो पहला ब्लॉक्स दिया गया है PCH का, वो सबसे पहले RTC दिया गया है, जो कि रियल टाइम क्लॉक होता है। और RTC PCH का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आपका RTC सर्किट काम नहीं करेगा तो आपका बोर्ड डेड की कंडीशन में रहेगा, है ना। सबसे पहला PCH में अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर आपका लैपटॉप डेड है तो क्या चेक करें PCH में। क्योंकि आपको पता है कि अगर डेड के बोर्ड में डेड कंडीशन में आप वोल्टेज चेक करते हो 19 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, और बायोस करते हो और IO की रिक्वायरमेंट चेक करते हो, तो IO पे आपने काम किया, बोर्ड के सप्लाई पे काम किया, बायोस पे काम किया। फिर बात आती है PCH में भी नो पावर का कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। अगर लैपटॉप डेड है तो आपका PCH के अंदर से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो नो पावर में सर्किट देखना होता है हमें, वो RTC का सर्किट होता है। अगर RTC सर्किट फेल होने की वजह से भी आपका बोर्ड डेड की कंडीशन में रहेगा। CPU में कोई लेना देना नहीं होता बोर्ड को ऑन कराने के लिए, PCH में लेना देना है बोर्ड को ऑन कराने के लिए। ठीक है ना। तो जो वो है वो RTC है, जो कि रियल टाइम क्लॉक है। तो आपको ध्यान रखना है PCH के अंदर जो RTC का सर्किट होता है वो कुछ इस डब्बे में होता है, और इस डब्बे में सिर्फ इतना ही सर्किट होता है। तो आप ये याद भी कर सकते हैं, ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका RTC सर्किट फेल है PCH में तो आपको यही देखना है RTC X1 X2 RTC रीसेट SRTC रीसेट इंट्रूडर इंटरनल VR इनेबल, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिक्स कर लो कि हर PCH के RTC ब्लॉक में इतने से इतना पिन जरूर होता ही होता है। ठीक है। तो इससे आगे मैं चलता हूँ। तो ये सब क्या है, पर्टिकुलर पिने हैं, ये PCH की सप्लाई नहीं है। जैसे कि आपको CPU की सप्लाई पेज लास्ट पेज पे मिली थी CPU के, और जो CPU की स्टार्टिंग हुई थी उस पर उसकी रिक्वायरमेंट, उस पर उसकी सेटिंग थी। इस पेज पे भी वही PCH की सेटिंग है। PCH की सप्लाई आपको कहीं और मिलने वाली है। तो RTC एक सेक्शन होता है जो PCH का हिस्सा है। LPC एक सेक्शन है जो कि PCH का हिस्सा है, जो कि SIO और PCH के बीच की लाइन होती है LPC। उसी तरह IHDA इंटरनल हाई डेफिनेशन ऑडियो, ठीक है ना, जो कि आपका अगर ऑडियो नहीं चलेगा तो आपको PCH के अंदर भी आना पड़ेगा, और PCH में ये वाला सर्किट आपको देखना पड़ेगा जो कि PCH की स्पीकर के बीच की सेटिंग है। ठीक है। उसी तरह साटा का कंट्रोल आपका हार्ड डिस्क और DVD को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर हार्ड डिस्क और DVD काम नहीं कर रहा है तो आपको साटा वाले पोर्शन में आना है। क्योंकि अगर आपने डेस्कटॉप प्रिपेयर किया है तो आपको पता है साटा केबल होती है जो कि हार्ड डिस्क और DVD को चलाती है। उसी चीज़ को आपके PCH के अंदर नाम दे दिया कि साटा इंटरफेस आपके हार्ड डिस्क DVD को कंट्रोल करेगा। जेटैग हमारे काम की चीज़ नहीं होती। SPI जेटेक ऐसे बायोस की तरह काम करता है, लेकिन ये कंपनीज के लिए होता है, हमारे लिए सिर्फ SPI है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो ये हमारा जो मेन बायोस होता है, आपको पता है कि आपके बोर्ड में 2 बायोस होता है, एक EC बायोस, एक मेन बायोस। अगर आपका मेन बायोस
को आप पढ़ना चाहते हो तो वो आपको PCH को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेन बायोस जो होता है, मेन बायोस की पूरी पिन PCH के कंट्रोल में होता है। PCH से ही कम्युनिकेट किया जाता है मेन बायोस का, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है। और साटा में आप देख सकते हैं ये सब इसकी सेटिंग है, जो कि अगर यहाँ पे अगर आप देख लो, मैं आपको एक छोटा सा हार्ड डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम बताता हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है हार्ड डिस्क से कि हार्ड डिस्क सपोर्ट डिटेक्ट नहीं कर रहा। हार्ड डिस्क 4 हार्ड डिस्क 5 हार्ड डिस्क लगा के देख लिया और आपके हार्ड डिस्क के पिन पे वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट, क्योंकि आपको पता है हार्ड डिस्क 5 वोल्ट से चलता है। अगर आपका प्रॉपर 5 वोल्ट हार्ड डिस्क के पॉजिटिव पिन पे आ रहा है, मतलब मॉसफेट काम कर रहा है उस ट्रैक पे, तो भी हार्ड डिस्क क्यों नहीं डिटेक्ट कर रहा है। तो इसमें एक पिन है हार्ड डिस्क डिटेक्ट। अगर ये पिन PCH को नहीं रिक्वायरमेंट हुई, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट लो है, जब आपकी हार्ड डिस्क लगेगी तो ये पिन लो हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये पिन लो नहीं होगा तो PCH हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर हार्ड डिस्क नहीं लगा होगा तो वोल्टेज हाई रहेगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, लेकिन जब हार्ड डिस्क लग जाएगा तो इस पर्टिकुलर पिन पे हार्ड डिस्क डिटेक्ट हैज के ऊपर लो होना जरूरी है। अगर लो नहीं हुआ तो आपका हार्ड डिस्क सेंस नहीं हो सकता, चाहे उसमें 4 हार्ड डिस्क चाहे 5 हार्ड डिस्क, कितनी भी हार्ड डिस्क अगर आप ट्राई कर लो, अगर ये पिन काम नहीं करेगा तो आपका हार्ड डिस्क नहीं चलने वाला। तो इसीलिए हमें PCH के पास आना पड़ता है कि अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो आपका हार्ड डिस्क से कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कुछ भी। लैपटॉप चलते चलते बंद होना, लैपटॉप चलते चलते आपका जैसे कि विंडो ना डलना, बूट ना होना, ब्लू डंप आना, है ना, तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर हार्ड डिस्क या DVD से कोई भी आपका इशू है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको फिर PCH के ब्लॉक पे आना पड़ता है। PCH के ब्लॉक पे आपको ढूंढना है कि साटा का कौन सा पोर्शन है और इसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट मांगी गई है एक हार्ड डिस्क को और DVD को कंट्रोल करने के लिए। तो आप किसके ऊपर काम कर सकते हैं, सिर्फ वोल्टेज लेवल के ऊपर, जैसे कि ये है। आप सिर्फ इतने ही सर्किट पे आप काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सर्किट पे आप काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसके बाद ये कम्युनिकेशन लाइन स्टार्ट होती है, ये जो कि आपकी HD ODD है, और एक ये जो कि कम्युनिकेशन लाइन होती है ना। इसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ये जो कैपेसिटर होते हैं, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क कनेक्टर के पास छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं, बिल्कुल छोटे से चींटी के जैसे कैपेसिटर होते हैं, बस उसको आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए हमें इनकी सेटिंग को इस तरह से चेक किया जाता है। और यहाँ पे किसी के बारे में बात किया गया था, ये RTC के बारे में भी बात किया गया था क्या? यहाँ पे RTC के बारे में बात नहीं किया था, लेकिन जो RTC का सर्किट है वो यहीं पर दिया गया है। RTC का जो सेल होता है, बैटरी होती है, उनके बाद जो एक डायोड का यूज़ किया जाता है कुछ इस तरीके से, और डायोड के आउटपुट से आपका RTC VCC बनता है, जो कि आपके PCH को वेकअप सप्लाई के रूप में मिलता है। और यहाँ पे बायोस के बारे में बात किया गया था, SPI, जो कि ये है मेन बायोस 4 MB का, और LPC हमने देखा, हाई डेफिनेशन ऑडियो भी देख लिया, और एक ये है UH2 जो कि 2 MB का बायोस है ना। तो आपको पता है कि 3521 में क्या होता है कि दो मेन है, एक आपने देखा होगा कार्ड रीडर के बिल्कुल बगल में और एक PCH के बिल्कुल पीछे, क्योंकि इस बोर्ड में 2 मेन बायोस है और एक जो IO है वो प्रोग्रामेबल IO है, इसलिए IO के जो बायोस होता है, इसी बायोस वो IO के अंदर चला गया, इसलिए ये जो दोनों बायोस है ये मेन बायोस का नाम मेन बायोस ही कहलाता है। तो ये वाला पेज आपने देख लिया, इसके ऊपर था। फिर नेक्स्ट पेज जो है ब्लॉक डायग्राम, टाइटल में देखते हैं PCI SM बस क्लॉक। अब PCH में बात की जा रही है क्लॉक्स की और SM बस की, मतलब सीरियल मैनेजमेंट बस एंड कंट्रोलर लिंक। तो कंट्रोलर लिंक में तो कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं सबका सब क्रॉस है। और SM बस में जो कि आपका SCL SDA होता है ना, वो SCL SDA कम्युनिकेट किस लाइन से करता है, किस इंटरफेस से करता है, वो SM बेस का इंटरफेस होता है ना। सारे SCL SDA का जो इंटरफेस है वो PCH के अंदर आता है, चाहे वो रैम का हो, चाहे वो बैटरी का हो, चाहे वो थर्मल का हो, ये सारी कम्युनिकेशन की जो SCL SDA है वो PCH के पास आता है। PCH CPU को कमांड देता है ना, कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है। डायरेक्ट CPU मदरबोर्ड से बात नहीं करता, है ना। CPU PCH के थ्रू बात करता है और PCH SIO के थ्रू बात करता है बोर्ड से, और SIO आपके पूरे बोर्ड से बात करता है। तो इस तरीके से ये सर्किट चलता है। फिर ये आपका PCIe एक, जैसे कि PCIe आपको पता होगा, जैसे वाईफाई मिनी कार्ड का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है। और क्लॉक्स, आपके पूरे बोर्ड का जो क्लॉक्स है वो PCH के अंदर है। हर चीज़ का क्लॉक, जैसे आपका रैम का क्लॉक हो गया, आपका SIO का क्लॉक हो गया,
आपका CPU का क्लॉक, आपका PCH का क्लॉक, या लैन IC का क्लॉक, साउंड IC का क्लॉक, हार्ड डिस्क का क्लॉक, सारा क्लॉक आपका इसी चीज़ के अंदर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं SATA क्लॉक मतलब हार्ड डिस्क का क्लॉक, DMI का क्लॉक और DMI का क्लॉक हो गया, और आपका यहाँ पे 25 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल हो जाता है जो कि PCH के पास होता है, वो भी यहीं पर है ना। तो लगभग जितने बोर्ड में क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है वो PCH के क्लॉक सिग्नल क्लॉक ब्लॉक से ही जाता है, ये याद रखना है आपको। और फिर इसी पे यहाँ पे क्लॉक्स के बारे में बात किया गया था। और PCI SM बस, तो SM बस मतलब SCL SD की पूरी लाइन आपकी PCH के ब्लॉक्स में ही आती है। तो इसमें भी आपको यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज अगर दिख रहा है कि पर्टिकुलर किस चीज़ के ऊपर वोल्टेज देखना है तो आप वोल्टेज ही देख सकते हैं। और जहाँ पे आपको मैंने बताया कि @ है वहाँ कंपोनेंट नहीं है, जैसे कि ये नहीं लगा हुआ और ये नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस मॉसफेट की तो ये मॉसफेट लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस नज़र आपकी तेज़ होगी तो आप सर्किट को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये रजिस्टर सारे के सारे क्या है, पुल डाउन है। आपको अगर आपने पता है आपको तो एक 2 रजिस्टर की अलग अलग काम होता है, वोल्टेज पुल अप करना है, पुल डाउन करना। तो ये पुल डाउन है ना, और पुल अप का जो काम कर रहा है रजिस्टर वो आपके ये है। ये सारे के सारे रजिस्टर पुल अप के काम कर रहे हैं और ये सारे पुल डाउन का काम कर रहे हैं। पुल डाउन का मतलब जो रजिस्टर का एक लेग ग्राउंड से कनेक्टेड हो और दूसरा लाइन किसी भी सर्किट से कनेक्टेड हो, वो पुल डाउन होता है। और दूसरा पुल अप जो होता है वो एक रजिस्टर का एक लेग आपके वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज से कनेक्टेड होगा, दूसरा लेग किसी भी सर्किट से कनेक्टेड हो, मतलब किसी भी सर्किट को वो वोल्टेज देने का काम कर रहा है ना। कोई भी वोल्टेज हो सकता है, जैसे यहाँ 3 वोल्ट का काम हो रहा है, कहीं 5 वोल्ट, कहीं 8 वोल्ट, कहीं 10 वोल्ट, कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, वो एज ए पुलअप का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका सर्किट है। फिर हम नीचे चलेंगे, नीचे किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। नीचे PCH का ही ब्लॉक है जो कि DMI, FDI, PM, GFX, XDP मतलब डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस, फ्रंट डिस्प्ले इंटरफेस, और PM मतलब पावर मैनेजमेंट, GFX एंड DP, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें कितना ये पूरा सर्किट है। तो आप देख सकते हैं जो PCH है, DMI लाइन जो कि CPU से कनेक्टेड होती है, तो CPU और PCH की कम्युनिकेशन लाइन DMI और FDI, इस दोनों लाइन से ये PCH अपने CPU को बताता है कि पूरे बोर्ड का क्या कंट्रोल है, क्योंकि पूरे बोर्ड को कंट्रोल SIO करता है, तो SIO PCH को बताता है, PCH को बताएगा SIO बताएगा PCH को, PCH बताएगा CPU को। तो जो SIO PCH को बताएगा वो LPC वाली लाइन है, और जो PCH CPU को बताएगा वो 2 लाइन है, एक DMI और एक FDI। इस दोनों लाइन से PCH CPU को पूरे बोर्ड की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ हो गई। फिर हम देखते हैं सिस्टम पावर मैनेजमेंट। सिस्टम पावर मैनेजमेंट आपने CPU में भी देखा था, लिखा था PM पावर मैनेजमेंट, और यहाँ पे भी है PM पावर मैनेजमेंट। तो वो CPU का मैनेजमेंट था, ये PCH का मैनेजमेंट है, जो कि खुद ये करते हैं मैनेज पूरे बोर्ड को। तो जो PCH कंट्रोल करता है वो बहुत सारी सिग्नल को कंट्रोल करता है। बोर्ड को चलाने में सबसे बड़ा रोल आपका PCH का होता है, जितना CPU का नहीं होता उतना आपके PCH का होता है, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें मैनेज करता है ये PCH। आपका हर वोल्टेज को, हर पावर गुड को, हर रीसेट को, हर क्लॉक को कंट्रोल करने का काम आपके मैनेजमेंट का ही होता है, जो कि PCH का मैनेजमेंट होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत अहम रोल अदा करता है ये आपका PCH, क्योंकि आपको पता है PMSLP S4 का नाम सुना होगा आपने, PMSLP S3 का नाम सुना होगा, RSM रीसेट का नाम सुना होगा, और आपने वो क्या कहते हैं उसको, ये आपका DRAM पावर गुड का नाम सुना होगा। ये सारे सिग्नल का इनपुट आउटपुट यहीं पे होता है, जो कि PCH का पावर मैनेजमेंट होता है। यहीं से आपका वो सारे सर्किट होता है जो मैंने अभी नाम लिया है, DSW डीप स्लीप वेल का भी सर्किट कुछ यहीं से स्टार्ट होता है ना। तो PCH का जो पावर मैनेजमेंट है वो बहुत अहम रोल अदा करता है मदरबोर्ड के अंदर। फिर आपका है DMC, MDP किसी काम का नहीं है हमारा, LVDS। तो हमने पार्ट 1 में ब्लॉक डायग्राम के देखा था कि LVDS एक स्क्रीन पे डिस्प्ले देने का काम करता है। अगर यहाँ पे LVDS की लाइन में कोई दिक्कत आ गई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं इनेबल बैकलाइट, यहाँ पे लिखा है PCH इनेबल VDD PC VGA PWM LVDS क्लॉक LVDS डेटा, मतलब LVDS की डेटा क्लॉक भी LVDS के PCH के ब्लॉक्स में है। और कंट्रोल क्लॉक कंट्रोल डेटा ये अलग चीज़ हो गई, और बैकलाइट इनेबल और PWM का सर्किट भी आपका LVDS में है। LVDS कनेक्टर का बैकलाइट इनेबल, LVDS कनेक्टर का PWM भी PCH के LVDS सेक्शन में होता है,
क्योंकि आपको पता है कि आपने देखा होगा डिम डिस्प्ले का केस आता है और लोगों को बैकलाइट इनेबल पे वोल्टेज नहीं मिलता और PWM पे वोल्टेज नहीं मिलता। कारण क्या होता है कि वो LVDS के इसी पोर्शन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से सर्किट में नहीं मिलता। ठीक है, अभी जो हम ये सेटिंग देख रहे हैं हर पिन का मतलब हर ब्लॉक्स का पावर भी है। जैसे LVDS की पावर कौन सी है, PCH के अंदर LVDS का एक डब्बा है, उस डब्बे को एक्टिवेट करने के लिए एक पावर चाहिए, तभी तो ये सारी पिनें काम करेगी। इसी तरह जितना भी पोर्शन है, HDMI का पोर्शन है, SATA का पोर्शन है, हर डब्बे का एक सप्लाई है। अगर वो सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना, आप सिंपल इसको समझ सकते हो कि PCH में बहुत सारी IC लगी है और IC किस तरह से काम करती है कि IC को सबसे पहले एक सप्लाई और एक ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये IC काम करता है। उसी तरीके से PCH का हर डब्बा का एक्टिव होगा कि पहले उस सेक्शन को एक वोल्टेज मिलेगा, फिर वो वोल्टेज अपना प्रॉपर इनपुट आउटपुट का स्टार्टिंग करेगा, है ना, वो हम देखेंगे कि कहाँ पे है। तो इसी तरह HDMI था और नीचे हम देखते हैं क्या है। तो इसके ऊपर बस इतना ही कुछ था, जो कि ये पुल डाउन का रजिस्टर है और ये पुल अप का रजिस्टर है और कहीं कहीं पे ये रजिस्टर लगे हुए भी नहीं है जहाँ पे @ है। फिर हम नीचे चलेंगे और नीचे किसके बारे में बात किया गया है पहले हम ये देखेंगे। ये मैं एक बार नीचे कर लेता हूँ, यहाँ लिखा है PCI USB NVRAM। ठीक है ना, तो PCH के अंदर PCI के बारे में और USB के बारे में बात किया जा रहा है। अगर आपका जैसे USB पोर्ट है, USB पोर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है और आपने अगर बोर्ड पे USB पोर्ट की सप्लाई चेक कर ली है, उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको PCH में भी काम करना होता है। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ एंड कहते हो ना कि अब बोर्ड नहीं बनेगा, तो हम सब क्या है, हम सिर्फ वोल्टेज देखकर बोल देते हैं कि बोर्ड रिपेयर नहीं होने वाला है, बोर्ड को चेंज करो। लेकिन एक्चुअल में जो एंड होता है बोर्ड का, वो PCH और CPU के अंदर वाले वोल्टेज से फाइनल होता है। ठीक है, क्योंकि USB के कहीं अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई तो आपका USB काम नहीं करेगा, चाहे बोर्ड पे USB की वोल्टेज हो या ना हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि है USB R बायस, जो कि एक ये देख सकते हैं 22 ओम का रजिस्टर है। ये अगर ये रजिस्टर नहीं लगा होगा या फिर ये जल गया होगा तो आपका USB काम नहीं करने वाला, आप चाहे कुछ भी करो, क्योंकि इसका टॉलरेंस आप देख सकते हैं 1% है। अगर ये 22 ओम से 1 किलो ओम या 150 ओम्स में हो गया तो भी आपका USB में कोई भी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम से आती क्या प्रॉब्लम है, आपका ऐसा नहीं है कि USB नहीं चलेगा, USB चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी कि आपका USB नॉट रिकॉग्नाइज, या आपका कीबोर्ड माउस चलेगा लेकिन पेन ड्राइव नहीं चलेगा, हार्ड है ना, पेन ड्राइव चलेगा, कीबोर्ड माउस नहीं चलेगा। ऊट पटांग तरीके की अगर हरकत होता है तो ये आपका इन्हीं सब चीज़ों से दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। फिर हम इससे आगे चलते हैं, जैसे कि ये PCI के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो PCI एक अलग चीज़ है। PCI आपको पता है कि PCI और PCIe में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि अगर आपने डेस्कटॉप रिपेयर किया है तो आपको देखा होगा PCI स्लॉट होता है, एक PCI एक्सप्रेस स्लॉट होता है ना, जिसमें PCI में आप छोटे छोटे कार्ड लगाते हैं और PCI एक्सप्रेस में ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। तो ग्राफिक्स कंट्रोल PCI एक्सप्रेस इंटरफेस से होता है और छोटे छोटे चीज़ें PCI इंटरफेस से एक्टिव होता है। रिजर्व्ड, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, ये कंपनी के काम का होता है। तो यहाँ पे तो बस इतना ही था PCH में। अब हम नीचे दूसरे पेज पे जाएंगे, जो 17 नंबर पेज है। यहाँ पे GPIO मतलब जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट, CPU मिसलिनियस मतलब यहाँ पे जनरल पर्पज़ का इनपुट आउटपुट वोल्टेज है और CPU की कुछ इन्फॉर्मेशन है, एंड मिसलिनियस। तो हम देखेंगे GPIO जनरल पर्पज़, इस पर मतलब में क्या है कि आप देख सकते हैं इसका कोई रोल फिक्स नहीं है, ये अलग अलग होते रहते हैं। जैसे VGA का पावर गुड, कीबोर्ड डिटेक्ट, अगर कीबोर्ड डिटेक्ट की इन्फॉर्मेशन इसको नहीं मिली, आप कितना भी कीबोर्ड चेंज कर लो, कितना भी SIO चेंज कर लो, आपका कीबोर्ड नहीं चलने वाला। कीबोर्ड का कंट्रोल 3521 में PCH के पास भी है, सिर्फ एक पिन PCH में है जो कि कीबोर्ड को बिल्कुल बंद रख सकती है, क्योंकि जब तक कीबोर्ड लगेगा उसकी इन्फॉर्मेशन PCH को नहीं मिलेगी तो आप कितनी भी कीबोर्ड चेंज कर लो, आपका कीबोर्ड नहीं चलने वाला। ठीक है, सेटिंग पूरी कीबोर्ड की SIO में है, लेकिन एक पिन से कंट्रोल PCH कर रहा है जो कि कीबोर्ड को बंद रख सकता है, ये आपको याद रखना है। BT ऑन, ब्लूटूथ ऑन, ODD डिटेक्ट, आपका हार्ड डिस्क नहीं चलेगा अगर डिटेक्ट नहीं हुआ तो। यहाँ पे PCH लीड स्विच इनपुट, एक लीड स्विच होता है जो कि एक स्लिप मतलब आपके स्क्रीन को स्लिप मोड से एक्टिव एंड डीएक्टिव को करने का काम करता है। इसका भी काम आपका जनरल पर्पस में PCH के अंदर है। ODD इनेबल मतलब ODD की जो सप्लाई बनेगी वो कोई पर्टिकुलर मॉसफेट या फिर IC से या रेगुलेटर से बनेगी, उस रेगुलेटर को, उस मॉसफेट को, उस IC को इनेबल देने का काम
पीसीएच कर रहा है। अगर पीसीएच ने इनेबल नहीं दिया तो आपकी डीवीडी काम नहीं करने वाली, ठीक है। तो ये जनरल पर्पस में है, ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होते रहते हैं हर बोर्ड में। उसी तरह दिया है सीपीयू मिसलिनियस, मतलब सीपीयू और पीसीएच के बीच में जो मिसलिनियस वोल्टेज हैं उसके बारे में। जैसे थर्मल ट्रिप, ये एक थर्मल से रिलेटेड है। गेट A20 ये अलग चीज़ होता है, आई डोंट नो क्या है। केबी रीसेट, कीबोर्ड रीसेट से कोई रिलेटेड पिन होगा ये। और पीसीएच PECI पेरिफेरल इन्वायरमेंट कंट्रोलर इंटरफेस होता है कुछ ये, ठीक है। तो इस सब पे हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर हमें देखना है तो सिर्फ थर्मल देखने की ज़रूरत होती है कि अगर सीपीयू का थर्मल बिगड़ गया तो आपका बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जो सीपीयू है, मैंने आपको बताया था, डेड की कंडीशन में सीपीयू का कोई रोल नहीं होता। अगर सीपीयू का रोल है तो वो नो डिस्प्ले में है, ठीक है। तो थर्मल से कोई दिक्कत है तो आपके बोर्ड में नो डिस्प्ले का कारण बन सकता है। तो इसमें ये तो कुछ नहीं है, सर्किट बंद है, ये पुलअप का काम कर रहा है। और देख सकते हो हर जितना भी अभी आपने मिसलिनियस पे देखा था उस पर वोल्टेज पुलअप होने वाला है, सिर्फ वो सर्किट निकलने वाला है, कंट्रोल करेगा पीसीएच। अगर ये वोल्टेज का मतलब ये नहीं कि वोल्टेज जाएगा, पीसीएच ने उस पिन को लो कर रखा है, अगर वो उसने हाई नहीं किया तो ये वोल्टेज नहीं डिटेक्ट हो सकता पीसीएच को, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। और अभी हम देखेंगे पीसीएच पावर। अब यहाँ पे पीसीएच की पावर की स्टार्टिंग हुई है, मतलब आपके पीसीएच की सप्लाई और पीसीएच में जितने भी बॉक्स बने हुए हैं, एलवीडीएस के, साटा के, एलपीसी के, और आपका हार्ड डिस्क का, डीवीडी का, मतलब साटा मतलब वही हो गया, साउंड का, जितना भी अभी आपने देखा डब्बा, उन सब की पावर अब बनेगी इसमें, ठीक है। जो कि यहाँ पे भी दिया है, जैसे आपने पार्ट 2 में देखा होगा, सीपीयू के पास इस तरह से बॉक्स दिया गया था जो कि इंडिकेट कर रहा था कि सीपीयू में कितनी तरह की वोल्टेज बनेगी। इसमें भी पीसीएच की कितनी वोल्टेज बनेगी वो यहाँ दिया है, ठीक है। तो अभी हम आप देख सकते हैं, तो आपको ये नज़र रखना है, ठीक है, किस पे कितना वोल्टेज बनेगा। नाम के साथ वोल्टेज भी दिया है। अगर आपका कन्फ्यूज़न है कि किस पिन पे क्या नाम, मतलब किस नाम के ऊपर कौन सा वोल्टेज है, तो वो यहाँ से आपको मिलने वाला है। अब हम ही देखेंगे यहाँ पे CRT का मतलब VGA। अगर VGA की सेटिंग है ऊपर तो उसकी ये सप्लाई है। LVDS, मैंने आपको बोला था कि LVDS का जो सर्किट तभी काम करेगा जब LVDS को एक सप्लाई मिलेगी। तो ये सप्लाई कौन सी है, 1.8 वोल्ट। तो अक्सर मैंने बहुत लोगों से देखा है कि उनके बोर्ड में होता है डिम डिस्प्ले का केस या वाइट डिस्प्ले का केस। तो ज़्यादातर वाइट डिस्प्ले का केस जो होता है वो इस 1.8 वोल्ट की वजह से होता है कि ये वोल्टेज अगर मिसिंग होता है तो आपका 1.8 वोल्ट मिसिंग होने के कारण आपके बोर्ड में वाइट डिस्प्ले आता है, वाइट डिस्प्ले, ठीक है। लैपटॉप ऑन करते ही मात्र पूरी स्क्रीन वाइट रहती है, उस पर कोई डाटा नहीं दिखने वाला आपका, ठीक है। XYZ कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो आपका तो आपको एक बार LVDS के इस सर्किट को, मतलब 1.8 वोल्ट आपको देखना कंपलसरी है। और यहाँ पे दिया है VCC A LVDS जो कि 3VS, ये वोल्टेज भी आपका बनना जरूरी है, ठीक है। फिर उसी तरह से VCC कोर, मतलब ये क्या है, ये CPU कोर नहीं है, ये PCH की सप्लाई है। जैसे CPU के अंदर था VCC कोर जो कि CPU कोर थी, ये PCH की मेन सप्लाई है। जैसे ये PCH की सप्लाई 1.05 होती है, ये याद रखना आप। जैसे CPU की जो सप्लाई थी वो फिक्स नहीं है, वो वैरी करती है, क्योंकि मैंने बताया था SVID सीरियल, मैंने आपको बताया था सीरियल वोल्टेज इंटरफेस, मतलब कुछ ऐसा ही था, VID वोल्टेज आइडेंटिफिकेशन। तो उसके ऊपर कोर का वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, लेकिन PCH में फिक्स है कि 1.05 वोल्टेज ही बनेगा। ये वोल्टेज मिलना चाहिए CPU को, तब CPU अपने अंदर के ब्लॉक्स को एक्टिव करेगा। जब प्रॉपर CPU ही एक्टिव नहीं होगा तो अंदर के छोटे छोटे ब्लॉक्स को क्या एक्टिवेट करेगा, है ना। तो इसलिए ये मिलना कंपलसरी है। उसके बाद 1.05 जो कि आपका VCC IO है, एक वोल्टेज होती है जो कि PCH को चाहिए होती है इंटरनल सर्किट को चलाने के लिए। ये 1.05 VS सेम वही चीज़ है, आप देख सकते हैं PCH का भी वोल्टेज वही है और VCC IO एक अलग वोल्टेज होता है और CPU PCH का वोल्टेज अलग है। 3VS ये वोल्टेज भी मिल रहा है इसको। और यहाँ पे आप सकते हैं VCC DMI, मतलब आपका जो DMI सर्किट काम करेगा वो इस वोल्टेज के मिलने के बाद, ठीक है। और HVCM का पता नहीं क्या है, ये 3VS वोल्टेज मिलना कंपलसरी है। और आपका SPI मतलब PCH के अंदर जो मेन बायोस है, मेन बायोस जो कंट्रोल कौन करता है, PCH, उसको वो एक्टिव, मतलब वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कब होगी, जब SPI ब्लॉक्स में 1.8 वोल्ट
का इनपुट वोल्टेज जाएगा तब आपका जो मेन बायोस है वो पीसीएच से कम्युनिकेट करेगा या पीसीएच मेन बायोस से कम्युनिकेट करेगा। तो ये वोल्टेज मिलना कंपलसरी है। सबसे मेन वोल्टेज जो है आपका यहाँ पे ये है वीसीसी एसपीआई, मतलब इंटरनल सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस की जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट पीसीएच है। ठीक है, ये नहीं लगा यहाँ पे। और इस तरह से हम देखेंगे एफडीआई, सीपीयू और पीसीएच के बीच में 2 इंटरफेस है, एक डीएमआई और एक एफडीआई। तो एफडीआई का इंटरफेस का ये देख लिया, ये सप्लाई मिलेगी उस इंटरफेस को, और एफडीआई के इंटरफेस को ये। और अभी जो पीसीएच में आपने ऊपर डीएमआई एफडीआई देखा था वो एक सेटिंग थी जो उस पिन से आवागमन करेगी। उस इंटरफेस को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे उसकी पावर दी गई है। ठीक है, जो कि ये वाली है, यहाँ पे नहीं लगा। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से पीसीएच का वोल्टेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे। अगर मैं आपको और दिखलाऊं कि पीसीएच की अभी और ब्लॉक्स हैं 7-8, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपका क्लॉक एंड मिसलिनियस, जो क्लॉक और मिसलिनियस आपने ऊपर देखा था उसकी जो सप्लाई है वो ये है 1.05 3 वोल्ट पीसीएच, और इसमें आपका वही 1.05 है, इसमें 1.05 1.05 1.05 वीसीसीपी, ये भी समथिंग 1 वोल्ट होता है। और आरटीसी का सर्किट मैंने आपको पीसीएच में आरटीसी का ब्लॉक दिखलाया था, तो वो आपका जो आरटीसी का ब्लॉक होगा तो वो आरटीसी को एक्टिव करने से पहले वीसीसी आरटीसी पे एक वोल्टेज आने की रिक्वायरमेंट है जो कि आरटीसी वीसीसी है। जैसे मैंने आपको दिखलाया था कि आरटीसी का सर्किट वहीं पे था और डायोड के साथ जो आरटीसी वीसीसी बन रहा था, शायद पार्ट 2 में था। ठीक है, तो ये वोल्टेज मिलना ज़रूरी है अगर आरटीसी को एक्टिव करना चाहते हो। तो अगर आपका बोर्ड डेड है तो यहाँ पे 822 बॉल के ऊपर वीसीसी आरटीसी आनी जरूरी है। तो आप कहाँ चेक करोगे? आपको चेक करने का रास्ता सिर्फ ये कैपेसिटर ही है। आपको इसी कैपेसिटर के ऊपर चेक करना है ये वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अंदर तो चेक नहीं कर सकते। मिसलिनियस और एचडीए हाई डेफिनेशन ऑडियो, आपका अगर स्पीकर काम नहीं कर रहा है और आपने सेटिंग को छेड़ के देख लिया फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि 3 वोल्ट पीसीएच जो वोल्टेज है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसको। नहीं तो आपका जो आईसी है, जो कि साउंड की आईसी है, ये वोल्टेज इसको मिलेगा, फिर आपका ये पूरी सेटिंग काम करेगी, है ना। आपके स्पीकर साउंड आईसी और पीसीएच के बात करेगी, तो इसको वोल्टेज मिलना कंपलसरी है। तो ये आपने देखा कि पीसीएच का जो सर्किट था कुछ इसी तरीके का था। और लास्ट जो है आपका पीसीएच का वीएसएस मतलब ग्राउंड, पीसीएच की ये टोटल ग्राउंड है। ठीक है, तो पीसीएच का ये पूरा सर्किट था आपका जो कि सेटिंग बता रहा था। और पीसीएच में जितने भी ब्लॉक्स हैं आप इसको नोट डाउन कर लो, आप स्टडी करो तो नोट डाउन करो कि पीसीएच में टोटल कितने ब्लॉक्स है। यूएसबी है, ब्लॉक है, जनरल पर्पस है, मिसलेनियस है, साउंड है, साटा है, सीपीयू है ना, आरटीसी है, ये सब लिख के रख सकते हो आप। उसके हिसाब से उसकी सेटिंग, उसके हिसाब से उसकी पावर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पीसीएच, क्योंकि मैंने ये पूरी वीडियो जो है पीसीएच की सेटिंग और पीसीएच की सप्लाई, पीसीएच की ब्लॉक्स के ऊपर ही हो चुकी है ना। अलग से मैं इससे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा इसमें। तो आई होप आपको अगर पीसीएच के ऊपर समझना है तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि अगर नीचे आप देखोगे तो सर्किट एलवीडीएस का स्टार्ट होता है। तो हम इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करेंगे, फिर हम जो पढ़ेंगे वो पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 तक आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे ये छोटे छोटे जो सर्किट हैं आप देख रहे हैं, ये सर्किट है। कहीं ना कहीं जब आप इस पीसीएच को पढ़ोगे तो इसके वोल्टेज को कॉपी करते ही आप पहुँच जाओगे इस कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका यूएसबी काम नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे आना पड़ जाता है, जैसे कि पीसीएच वोल्टेज 5 वोल्ट रेफरेंस है ना। तो ये वोल्टेज कहाँ है, तो आप देखिए पीछे वोल्टेज 5 वोल्ट रेफरेंस, तो यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आने वाला है आपको, आपका वोल्टेज इस DS2 से नीचे उतरेगा वोल्टेज, है ना। ठीक है, या फिर ये 5 वोल्ट आपका यहाँ पे आएगा, दोनों में से एक ही वोल्टेज ट्रैवल करेगा। अब क्या करेगा, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप समझ जाओगे यहाँ पे कौन सा वोल्टेज ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अपना भी दिमाग लगाना है कि किसी भी सर्किट को कैसे स्टडी करना है। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो आपको आई होप आप मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने वीडियो को देख कर कुछ सीखता हूँ। ठीक है, 2 बार कि मेरी गलती कहाँ पे है, या मैंने जो बताया वो सही बताया या नहीं बताया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं, सर आपकी यहाँ पे आपने ये बोला ये बोला। ठीक है, तो मैं उसे सुधारूँगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, शायद
30 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं इसको एंड करता हूँ, फिर हम मिलेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू, पूरे वीडियो में बनने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।